हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। हम जैसे CUET 2023 के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें जो है मैं डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डोमेन सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स है उसमें हमने जो है प्रीवियस में कुछ लेक्चर्स को कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने अलजेब्रा के टॉपिक्स को जो है कवर कर लिया है, ठीक है ना। अलजेब्रा में देखिए सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हो गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स हमने कर लिया है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कर लिया है ना। मतलब मैट्रिक्स या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमने जो है जो अलजेब्रा के जो टॉपिक्स है वो हमने टोटली कवर कर लिया है, ठीक है ना। अभी हम इसके क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम अभी करेंगे भी, ठीक है ना। बट हम पहले जो है बेसिक्स पर बात कर रहे हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर बेसिक्स में सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो सेकंड वाला इसमें हमारा पार्ट आता है वो हमारा है कैलकुलस वाला, ठीक है ना। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और गाइज ये वीडियो अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि क्लास ट्वेल्थ में है और ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए जो है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्टिंग है। क्लास ट्वेल्थ में भी ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, है ना, क्लास ट्वेल्थ में मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो है क्लास ट्वेल्थ में से ही टॉपिक उठा करके दे दिया गया है जो CUET 2023 में हम देख रहे हैं, है ना। या फिर CUET में जो पूछा जाता है वो क्लास ट्वेल्थ का ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ठीक। या फिर आप जो भी जो है स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ऐसा PCM हो गया, PCB हो गया, तो इन सारे के सारे जो है आपके स्ट्रीम्स हैं, इनके अगर आप जो है इसी कोर्स में जो है आगे इस प्रकार के कोर्सेज में जैसे BSc हो गया, BTech हो गया, तो आपको जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाता है, वही डोमेन सब्जेक्ट होता है। मैंने इसका बेसिक जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए कैलकुलस की मैं अगर बात करूं बेसिकली, तो कैलकुलस में काफ़ी सारे टॉपिक आता है ना। काफ़ी सारे टॉपिक आता है, काफ़ी सारे टॉपिक में जैसे देखिए इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे 1 डिग्री का जो डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है आपको पता होगा। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में बेसिकली क्या आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपका बेसिकली रहता है सेकंड थर्ड डिग्री तक मोस्टली इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको इसमें ऐसा नहीं है कि हायर ऑर्डर में nth वाला ऑर्डर वाला डेरिवेटिव आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सेकंड या फिर थर्ड ऑर्डर तक ही मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो हम ये करेंगे, ठीक। उसके बाद जो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक। उसके बाद डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये 1 2 3 4 टॉपिक आपके जो है कैलकुलस के अंडर में आता है और यही आप इन 4 टॉपिक में से आपको CUET एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ में। तो देखिए अब ये 4 टॉपिक क्लियर करने के लिए ना बच्चों आप लोगों को जो है बेसिक से बेसिक चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है इन टॉपिक को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठीक। मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आ जाऊं और डायरेक्टली आपको को जो है क्वेश्चंस करवाने लग जाऊं तो कोई बेनिफिट नहीं है, मैं क्लियर बता देता हूं, ठीक है ना, कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसको करने के लिए आपको बेसिक पर जो है फोकस करके चलना पड़ेगा। और हम आज जो है इनमें से जो टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को कवर करने के लिए हम बहुत ही बेसिक चीजों पर थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहला जो इसमें हमारा रहता है वो है कि फंक्शन हमारा क्या होता है ना। फंक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फंक्शन क्लास 12th में आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा। इवन कि मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी 11th क्लास में भी आप लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, फंक्शंस में आप लोगों ने बहुत सारे जो है टाइप्स के पढ़े हैं, है ना। और इसमें क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि देखिए अगर जो है एक इनपुट का सेट है, ठीक ना, इनपुट बेसिक बातें बता रहा हूं एकदम, इनपुट का सेट है जिसको हम x कह रहे हैं, और एक आउटपुट है, आउटपुट का सेट है जो कि हम उसको y से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए मैं अगर जो है x का वैल्यू रखता हूं, सपोज दैट कि ये हमारे पास x वाला सेट है और ये हमारे पास y वाला सेट है, ठीक है ना। तो मैं यहां से क्या करता हूं, थोड़ा सा साइज जो है छोटा कर लेता हूं, है ना। देखिए अब यहां से क्या है कि ये x है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक। इसके अंदर 1 2 3
4 और इस प्रकार से कई सारे एलिमेंट्स, इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट, नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, इवन डजंट मैटर। ठीक, मैं इससे बात कर रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, कि फंक्शन क्या होता है। तो देख, एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक आउटपुट आएगा। एक इनपुट आप अगर देंगे तो एक आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, मैं अगर x का वैल्यू 1 रखता हूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, आप देख सकते हो, x का वैल्यू मैं अगर 1 रखता हूं तो y का वैल्यू 2 आएगा। ऐसे ही मैं 2 रखता हूं तो 3 आएगा, ऐसे ही मैं 3 रखता हूं तो 4 आएगा। तो मैं अगर जनरली इसकी बात करूं, मैपिंग 1 रख रहा हूं तो 2 आ रहा है, 2 रख रहा हूं तो 3 आ रहा है, 3 रख रहा हूं तो 4 आ रहा है। तो ये हो गया हमारे इनपुट। जैसे x इक्वल टू 1 रखा तो ये हो गया हमारा इनपुट, है ना। आउटपुट क्या हो गया भाई, 1 रखने के बाद क्या हमको मिला है ना, 1 रखने के बाद हमको क्या मिला है, तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक आपको आउटपुट मिल रहा है ना। एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि y जो है, इस y को हम कहेंगे कि ये x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, एंड इट इज डिनोटेड बाय fx। सिंपली आपको फंक्शन का फंडा समझ में आया। ठीक, फंक्शन का फंडा समझ में आया कि भाई हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हमको मिल रहा है ना। एक x के लिए एक पर्टिकुलर y हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हमें मिल रहा है, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक इनपुट रख रहे हो और उसमें से आपको 2 इनपुट मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो आपका एक फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, एक वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना जरूरी है। ठीक, तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे x का एक इनपुट दे रहे तो y एक आउटपुट हो रहा है, तो हम y को कह सकते हैं कि x का फंक्शन है। देन y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x, देन y is called function of x denoted by fx is equal to y। y को हम क्या कह सकते हैं, x का फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए फंक्शन को इन जनरली पॉलिनोमियल्स जैसे होते हैं ना, उन्हीं के टर्म्स में हम इसको डिनोट भी करते हैं। सपोज दैट कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है कि जैसे फंक्शन मैं कह रहा हूँ कि एक फंक्शन fx है जो कि आपका x² है प्लस 2x प्लस 2 है, ये फंक्शन हो गया। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरा फंक्शन है fx जो है यहाँ पर x की पावर 2 माइनस 1 है ना, ये भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार की चीज़ें, ये जो है ना हमारा, ये सारे जो है हमारे किस में आ रहा है, फंक्शन में आ रहा है। अब बात आती है कि एक फंक्शन का वैल्यू क्या होता है। ठीक, फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा कि देखिए पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, f1 की बात कर रहा हूँ, तो f1 कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 2 5 आ रहा है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि f0 कितना आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि 1 पर फंक्शन, इस फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो देखिए ये समझना है हमको। आप यहाँ देख सकते हो कि मैं अगर इस प्रकार से फिर से बना करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से ये चीज़ मिल रहा है। ये जो है आपको ये सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। तो मैं अगर 1 रख रहा हूँ फंक्शन में, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 1 रखने पर जो फंक्शन का वैल्यू हो रहा है वो 5 मिल रहा है। इसका मतलब 1 का जो मैपिंग हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, 5 के साथ हो जा रहा है। ऐसे ही मैं अगर 0 रख रहा हूँ तो 0 रखने पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 0 के लिए 0 एक इनपुट हो गया हमारा और 2 हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट हो गया। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट। ठीक, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन समझना है, डेरिवेटिव समझना है तो आपको लिमिट जो है आना चाहिए। अगर आपको लिमिट नहीं आता है तो आप डेरिवेटिव कभी भी नहीं सीख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा लिमिट पर भी हम बात कर लेते हैं, है ना,
लिमिट पर भी हम बात कर लेते। देखिए लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन की लिमिट हमारा क्या होता है, देखिए उस पर हम बात करेंगे। लिमिट हमारा क्या होता है, देखिए एक सिंपल सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि लिमिट है क्या एक्चुअली में। ठीक है, लिमिट है क्या, सीमाएं, है ना, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ रखा है उनको पता होगा सीमाएं। ठीक, सीमाएं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल फंक्शन ले लेता हूं आप लोगों के सामने। एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है अपॉन एक्स माइनस 1 है। ठीक है ना, ये एक फंक्शन हो गया एक्स माइनस 1। ठीक, ये एक फंक्शन हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एट ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो उस 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखिए f1 इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना, 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1, ये आ जाएगा, तो 0 अपॉन 0। ये जो 0 अपॉन 0 आया है इसका देखिए कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको हम, सिंपली अनडिफाइंड, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए हम बेसिक पर चर्चा कर रहे हैं तो बेसिक चीजें हमारे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए मैं आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन रखता हूं, और बेसिक क्वेश्चन क्या है बात करते हैं। देखिए मैं अगर 1 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो जो है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। या फिर ये कह सकते हो कि भैया 2/2 करूंगा तब भी हमारा जो है 1 आएगा, है ना, मतलब किसी नंबर को सेम नंबर से मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ रहा है। किसी भी पर्टिकुलर नंबर है x, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा दूसरे वे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं और इसको अलग वे में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कोई हमारे पास एक नंबर है, ठीक है ना, कोई एक हमारे पास नंबर है, जैसे कि सपोज दैट x है, मैं x को x से डिवाइड करूंगा तो 101% है कि आप लोग यही बताएंगे कि 1 आएगा, और आएगा ही 1। ठीक, अच्छा मैं अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि भैया इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनडिफाइंड आएगा, है ना, ये भी पता होगा। 0 को मैं अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। चलिए अब आप लोग के सामने क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, 0 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। देखिए अगर इस डेफिनेशन को, पहला वाले डेफिनेशन को अगर मैं फॉलो करूं, पहले वाले डेफिनेशन को फॉलो करूं कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करा जाए तो 1 आएगा, तो भैया 0 भी तो एक नंबर है, 0 भी नंबर है ना, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो अगर 0 एक नंबर है तो भैया 0 से मैं अगर 0 को डिवाइड कर रहा हूं तो भैया 1 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, है ना। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों के सामने 3 कंडीशन रखा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 आना चाहिए। चलिए दूसरा कंडीशन पर जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो वो हमारा अनडिफाइंड आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। तो भैया 0 एक पर्टिकुलर नंबर है, उसको मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो भैया इनफाइनाइट अनडिफाइंड तो है, आना चाहिए ना, आना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, बट हाँ इस कंडीशन जो ये हमने डिफाइन किया है, 3 कंडीशन आप लोगों के सामने रखा है, तो इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे इनफाइनाइट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं, और वो नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि भैया 0 को अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करूं तो 0 आनी चाहिए। तो भैया 0 है, 0 को मैं किसी पर्टिकुलर नंबर इन दिस केस 0, है ना, दैट नंबर इज 0, सो वी कैन गेट 0। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन रखता हूं कि अगर हम किसी नंबर को किसी से नंबर से डिवाइड करें तो क्या 3 चीजें एक साथ आ सकता है। इतना तो कॉमन सेंस आप लोगों में भी है कि अभी तक तो आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि भैया किसी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो एक डिविजिबिलिटी का एक जो है डिवीजन का जो क्वेश्चन है उसका 3 आंसर आ रहा है ना, ऐसा अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा।
तो यह जब होता ही नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये मीनिंगलेस है। कैसा है? मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस। इसका कोई भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल के आता है कि भैया 1 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा या फिर 0 होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर चलते हैं फिर से हम अपने जो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शन का वैल्यू 1 पर क्या होगा, 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहां पर क्या आया था हमारा, अगर मैं 1 रखता हूं पर्टिकुलर इस पॉइंट पर तो हमारा जो है 0/0 आ रहा है जो कि मीनिंगलेस आ रहा है भैया। तो मीनिंगलेस को देखिए, अब यहां पर बात आती है कि फंक्शन का वैल्यू मीनिंगलेस कैसे हो सकता है। कोई फंक्शन है उसका वैल्यू मीनिंगलेस कैसे हो सकता है? तो मीनिंगलेस तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीनिंगलेस आ रहा है ना। वी आर क्यूरियस अबाउट द क्वेश्चन। ठीक, हमें जानना चाहिए इस बारे में, तो हम ये सोच रहे हैं। देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। और कैसे सॉल्व करते, देखिए जैसे f(x) था, f(x) बराबर क्या था, x² - 1/x-1 था। तो मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो x + 1 और x - 1 आ रहा है और x - 1/1, इससे कट जाएगा, क्या बच रहा है x + 1। ये है तो वही चीज, ये है तो वही f(x). अब मैं इसको @x = 1 पर अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो देखिए क्या आ रहा है, 1 + 1 = 2। इट्स सरप्राइज कि वहां पर हम अगर डायरेक्टली वैल्यू रख रहे थे तो वहां पर जो है मीनिंगलेस निकल के आ रहा था। बट जैसे ही हमने इसका फैक्टराइजेशन कराया और फैक्टराइजेशन करके हमने 1 रख दिया तो वो हमारा आया 2। तो इससे देखिए यहीं से जो है लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट आपका जनरेट हुआ है ना। इसका कॉन्सेप्ट आपका जनरेट हुआ है। ध्यान रखिएगा इस फंक्शन का वैल्यू 2 नहीं है, इस फंक्शन का वैल्यू मीनिंगलेस है। बट 2 कब है, 2 भी तो आ रहा है। हमने इसी सेम फंक्शन को फैक्टराइज करते ही 2 आ गया, बट इस फंक्शन को हम डायरेक्टली वैल्यू रख रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था। अब चलिए इन दोनों का आंसर आप लोगों को मैं देता हूं और इन दोनों के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि लिमिट अगर आप सीखेंगे ना तो यही चीज आपका काम आएगा डिफरेंशिएबिलिटी में, डेरिवेटिव में। ठीक है ना। तो देखिए मैं एक कंडीशन आप लोगों के सामने क्रिएट कर रहा हूं, एक कंडीशन आप लोगों के सामने मैं क्रिएट कर रहा हूं और वो कंडीशन कुछ ऐसा है कि देखिए, सॉरी, ये मैंने एक टेबल ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, और चलिए इसको एक बार हम बना लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद जो है करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया। और ऐसे डब्बे बना लेते हैं क्योंकि हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को जो है पुट करेंगे अभी, है ना। तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए समझना है तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग हमें वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसको बना लिए। ठीक, देखिए अब मैं बात करता हूं कि यहां पर सपोज दैट कि ये x है। ठीक, x = यहां पर हमारा 1 है। ठीक, ये x का वैल्यू है इधर और इधर हमारा जो है फंक्शन का वैल्यू है। ठीक, फंक्शन का वैल्यू है। अब समझना यही चीज हम लेकर के चल रहे, जो f(x) हमारा आया था वो हमारा था x² - 1/x-1, ये था। तो इसको हम थोड़ा यहाँ एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि राइट साइड के तरफ से अगर मैं x के तरफ 1 के तरफ अप्रोच करूं, क्योंकि हम @x = 1 पर चेक करना चाह रहे हैं कि भैया एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फंक्शन की, क्या फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि 1 पर देखा था तो वो तो हमारा अनडिफाइंड हो गया था भैया, है ना। तो देखिए बाद में जब हमने किया तो फंक्शन का जो वैल्यू आया था वो हमारा जो f(x) आया था वो हमारा क्या आया था, 2 आ गया था, 2 आ गया था, है ना, 2 आ गया था। तो चलिए हम 1 के क्या करते हैं भैया, नियरर में थोड़ा सा हम कोशिश ये करते हैं कि भैया इसके आसपास में कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है, आसपास में वैल्यू चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 के अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश करूं, इस साइड में 1 के लेफ्ट, देखिए लेफ्ट साइड से मैं अगर 1 के तरफ आने की कोशिश करूं और राइट साइड में अगर मैं राइट साइड से अगर मैं 1 की तरफ आने की कोशिश करूं तो कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1
0.999 है ना, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.99, बहुत करीब करीब, ध्यान रखना बहुत करीब करीब, बहुत दूर का वैल्यू नहीं लेना है आपको, 1 के एग्जैक्ट बहुत नियरर में लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये 1 है, 1 के बहुत करीब करीब, ठीक है, 1 है, ये 2 है, और इधर हमारा 0 हो जाएगा, तो 1 के बहुत करीब, ठीक है। इतना दूर नहीं आना कि 0.5 ले रहे हैं आप, तो आने का तो हम इधर 1.5 में भी जा सकते हैं, नहीं, हमें 1 का बहुत नियरर में रहना है, ठीक। ऐसे 0.9, तो इधर और भी हम आते जाएंगे तो ऐसे आता जाएगा, ठीक है। और इधर 1.99, हम 1 पॉइंट देखिए 99 तो बहुत दूर हो जाएगा, 001, ऐसे ही 1.001 है ना, इस प्रकार से जो है 01, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1.01, ठीक। उसके बाद 1.1 ऐसा आ जाएगा, ये आता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू अगर मैं देखिए फंक्शन में रखता हूँ, फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या आया था, एफ एक्स अल्टीमेटली हमारे पास आया क्या था, x + 1 आया था। तो मैं अगर वैल्यू रखता हूँ ये वाला तो 1.999 आएगा, है ना, ऐसे ही 1.99 आएगा, ऐसे ही 1.9 आएगा, और इस प्रकार से करते जाएंगे तो आता जाएगा, है ना। ऐसे ही ये 1 जो है क्या हो गया हमारे पास 1.01 आया, तो ये क्या हो जाएगा 2.001 आ रहा है, ऐसे ही 2.01 आ रहा है ना, ऐसे ही ये 2.1 आ रहा है। तो देखिए हम जो है अगर लेफ्ट साइड से 1 की ओर जा रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड से 1 का x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, देखिए अगर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू किधर जा रहा है, देखिए लेफ्ट साइड से, देखिए फंक्शन का वैल्यू धीरे 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 1.9, 1.99 है, 1.999 है, ऐसे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन का वैल्यू है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, 2 नहीं है, ध्यान रखना 2 नहीं है, मैं यहां पर बताऊंगा अभी, 2 नहीं है, 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही मैं अगर राइट हैंड साइड से मैं जाऊं, x का वैल्यू अगर 1 की तरफ पहुंचे, x का वैल्यू अगर 1 की तरफ पहुंचे, तो जो फंक्शन का वैल्यू हो रहा है वो हमारा जो है देखिए 2 की तरफ पहुंच रहा है। तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने अगर ये चीज लिखा हूं तो गलत लिखा है, मैं बता देता हूं आप लोगों को क्यों गलत है, बता रहा हूं अभी। ये यहां पर जो है ना, ये नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना। यहां पर जो है हमको, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, यहां पर हमको लिखना चाहिए अनडिफाइंड, फंक्शन का वैल्यू यहाँ अनडिफाइंड, 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है अनडिफाइंड। बट हम अगर ऑब्जर्व करें कि भैया 1 के नियर में जाने की कोशिश करें तो हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो यही चीज है कि 1 पर तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो गया है, लेकिन भैया 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और 1 के राइट हैंड साइड में, बहुत ही नेबरहुड में, 1 के नेबरहुड में राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जो है फंक्शन का वैल्यू 2 है, 2 के करीब करीब जा रहा है, 2 नहीं हो रहा है बट 2 के करीब करीब जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पर लिमिट, हम जब लेफ्ट हैंड साइड से किसी वैल्यू की ओर अप्रोच करते हैं तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसको कैसे लिखते हैं? देखिए पहला चीज इसमें निकल के आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट अगर कोई एक्स का एक वैल्यू जो है पर्टिकुलर ए की तरफ जा रहा है ना, फंक्शन, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? देखिए मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता के चल रहा हूँ अभी, ठीक है ना, बहुत डीपली और इससे ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स का वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से राइट हैंड की तरफ से जाता है, एक्स का वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ राइट हैंड साइड से जाता है तो हम इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव लगा देते हैं, ऐसे एक एफ एक्स। तो इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई या राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है ना। तो लिमिट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया कि क्यों करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लिमिट में क्या होता है एक्चुअल में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ना वैल्यू अनडिफाइंड, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। समझ में आ रहा है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है तब हम उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में हम वैल्यू को देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट के नेबरहुड में, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से उस पॉइंट के नेबरहुड में जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक।
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, जो है बराबर हो जाता है राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहते हैं कि वो लिमिट हमारा उस फंक्शन का एग्जिस्ट कर गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया है, तभी हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर गया। अब देखिए लिमिट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया ना, चलिए अब हम चलते हैं डेरिवेटिव पे। बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समय तो लगता ही है। डेरिवेटिव, ठीक, या फिर डिफरेंशिएशन, या फिर डेरिवेटिव भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसको डेरिवेटिव भी लिख देते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, इसका मैं बेसिक अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो देखिए, चलिए इसको समझते हैं। जो मेन डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, ठीक है ना। देखिए डेरिवेटिव अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिंपल सा, इसका जो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक, इसको हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वो आप लोगों को पता होगा। देखिए स्लोप क्या होता है, बेसिकली मैं अगर बात करूंगा कि एक लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना झुकाव है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना झुका हुआ है, वो उसका स्लोप हो जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उसको हम थीटा से या फिर एम से डिनोट करते हैं, बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है ना। टेंजेंट क्या होता है भैया, टेंजेंट क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि एक हमारे पास सर्किल है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि ये हमारे पास एक सर्किल है, सॉरी इसको यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं ये, ठीक है। तो जैसा कि ये एक सर्किल है, अब लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ तो, और ये सर्किल है, और उसके बाद जो है मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें इससे जो है टच करता हुआ एक लाइन हमारा पास कर रहा हूँ, इस सर्किल को टच करता हुआ एक लाइन जो है हमारा पास करता हूँ। तो यहाँ जो ये लाइन होगा ना भैया, ये जो लाइन होगा ना वो कोई एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो है टच करेगा, तो ये इसको जो है हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों ने स्पर्श रेखा के नाम से पढ़ा होगा, स्पर्श रेखा। स्लोप, स्लोप मतलब होता है ढाल, ढाल मतलब आपको पता ही होगा झुकाव होना किसी चीज का। ठीक, अब बेसिकली मैं बात कर रहा था डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन को मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो किसी टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना, किसी टेंजेंट का स्लोप। तो देखिए स्लोप के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा, स्लोप क्या होता है। स्लोप, अगर कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि ये x1 है और ये y1 है, और ये एक पॉइंट है x2 है y2 है, तो इस दो पॉइंट से जाने वाली जो ये लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके होता है। ठीक है ना, x2 माइनस x1, इसको हम tan थीटा भी बोलते हैं। प्रूफ भी है इसका भैया, लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी, आप सिंपली समझ लो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, सॉरी स्लोप की अगर मैं बात करूं किसी लाइन का, किसी दो पॉइंट से जाने वाले लाइन की स्लोप। ठीक, अब देखिए टेंजेंट का स्लोप ये कैसे हो सकता है ना, टेंजेंट का स्लोप कैसे हो सकता है। अब जब बात आती है कि टेंजेंट का स्लोप, तो वहां पर आपका डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि टेंजेंट का स्लोप हमारा क्या होता है। मैं यहां पर जो है ग्राफिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए टेंजेंट का स्लोप, सपोज दैट कि ये जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया है और ये वाई एक्सिस हो गया है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि एक कर्व यहाँ पर जो है लेने की,
इसमें मिल जाएगा तो सही है, देखते हैं ये जो है हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं। ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, हैंड से ही हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक जो है कर्व है, सॉरी इसको सही से बना लेते हैं थोड़ा सा, ये एक कर्व है, ठीक। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस कर्व में जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यहां तक मैं चला तो ये एक पॉइंट है हमारा, सपोज दैट कि ये जो है यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, x है, ठीक है ना। और y आपको पता है कि ये एक फंक्शन हो जाएगा fx, है ना, y हमारा फंक्शन होता है x का। तो ये एक पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए ये अगर यहाँ से मैं इसको डिनोट करूँ तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो तो x है, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, fx हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये अब जो है यहाँ से मैं एक कर्व बना लेता हूँ, ये बन गया हमारा, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये x एक्सिस है, जनरली आप ऐसे समझ लीजिए y एक्सिस है, ये हमारा fx है, ठीक, fx है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मैंने x डिस्टेंस कवर किया है, तो x डिस्टेंस जब हमने कवर किया तो देखिए यहाँ से हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास x है तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, x और ये fx हो जाएगा, ठीक। और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर किया, ये h डिस्टेंस कवर करके मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आया, x प्लस h हो जाएगा, है ना, ये x हो जाएगा और ये x प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ का पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x प्लस h हो जाएगा, कॉमा अगर फंक्शन में वैल्यू रखता हूँ तो फंक्शन f(x प्लस h) हो जाएगा, ठीक। ये दो पॉइंट हमारा आ गया। अब देखिए मैंने अभी क्या कहा था कि भैया एक लाइन है और उस लाइन से जाने वाले उस, देखिए जो है दो पॉइंट से जाने वाले, अगर मैं एक लाइन की मैं बात करूं, दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप, दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का अगर मैं स्लोप की बात करूं तो क्या आएगा फॉर्मूला में, इस अकॉर्डिंग मैं अगर निकालना चाहूं तो क्या आएगा, इस अकॉर्डिंग अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा, देखिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो ये x1 ये y1, ऐसे ही ये x2 ये y2, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, देखिए f(x) प्लस h माइनस y1 हमारा क्या है, fx है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है, x प्लस h माइनस जो है x1 हमारे पास क्या है, x है। इससे सिंपल ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगा वो क्या आएगा, f(x) प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, x आया कि नहीं आया। अभी तक तो ये सिर्फ हमारा दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप आया, ये एक पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट से जाने वाले जो लाइन है इस लाइन का अभी आया है स्लोप। अब देखिए ये जो लाइन है इस लाइन को मुझे टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है टेंजेंट नहीं है, यहाँ से देखिए कितना गैप है, टेंजेंट होने के लिए भैया क्या होता है कि ये जो है जो पॉइंट है ये इसके साथ एकदम टच करे किसी एक पॉइंट पर, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भैया ये जो लाइन है उस लाइन को यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के लिए देखिए हमारे पास एक ही कंडीशन है कि अगर हम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम गैप है वो हम कम कर दें, इन दोनों के देखिए दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है जो गैप है उसको हम कम कर दें। कम करने का मतलब क्या है कि भैया इस पॉइंट को इस पॉइंट के करीब लेकर के आए। चलिए एक कंडीशन और हम यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और यहाँ से हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया है ये, ठीक। तो ये हमारे पास x पॉइंट था और मैंने क्या कर लिया है, इस पॉइंट को इसके बहुत करीब लेकर के आया हूँ मैं। अब ध्यान रखना इसको मैं बना रहा हूँ, मतलब इतना भी जो है
दूर नहीं है, ये तो दिखने में बहुत दूर हो गया लेकिन बहुत करीब लेके आया। तो क्या होगा भैया, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या था भाई, h डिस्टेंस लिया था, तो h को मैंने क्या कर दिया अल्टीमेटली, जीरो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, h को मैं जीरो के करीब ले जा रहा हूँ, समझ में, h को मैं जीरो के करीब करीब लेकर के जा रहा हूँ। तो जब मैं h को जीरो के करीब करीब लेकर के गया तो ये दोनों जो पॉइंट है वो हमारा एक दूसरे के ऊपर आ गए, लगभग आ गया। तो लगभग आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से जो इन दोनों पॉइंट्स जाने वाले जो हमारा लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा वो एक टेंजेंट बन जाएगा, समझ में, वो एक टेंजेंट बन जाएगा। तो क्या करना पड़ा हमें कि जो h था ना वो उसको हमें जीरो के करीब करीब ले, उनके जो बीच h क्या था हमारा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था, यहाँ से ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था। तो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस जो है जीरो के करीब लेकर के गए, कम करने की कोशिश करा हमने और जीरो के करीब लेकर के गए, है ना, डिस्टेंस को जीरो करने की कोशिश। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है उसको हम सबसे पहले तो dy ओवर dx से दिखाते हैं या फिर हम f डैश x से दिखाते हैं। और ये क्या आ रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो, और जो स्लोप आया था वो हमारा क्या था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये तो हमारा आया था स्लोप, है ना, ये हमारा क्या आया था, स्लोप आया था, ये जो है हमारा आया था स्लोप, किसी भी लाइन का आया था ये हमारा स्लोप, है ना, किसी दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसका हमारा स्लोप आया था। जब भी मैंने लिमिट डिस्टेंस जीरो लगा दिया, मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने जो है कम करने की कोशिश करा, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, टेंजेंट बन गया ये। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट वही हमारा डिफरेंशिएबिलिटी होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, इसमें आप एक चीज और भी कह सकते हैं कि इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने स्लोप को हमने क्या लिखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो करा था। तो इसमें क्या हो गया, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, y2 माइनस y1 ये क्या हो रहा है भैया, चेंज हो रहा है। तो डेल्टा y भी लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो ये फिजिक्स में हम इसको जनरली ऐसा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज होने का मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होना। जैसे सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी, है ना, या फिर मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, है ना, त्वरण जिसको पढ़ते हैं। त्वरण क्या होता है भैया, dv ओवर dt, ठीक है, dv ओवर dt मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना ही तो हमारा जो है क्या कहता है, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, मतलब किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है ना, t2 टाइम से t1 टाइम में चेंज हो रहा है और v2 वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी, ये आपस में जो है क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। तो किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना भी हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन यही मेन डिफरेंशिएशन है। उसके बाद जाकर के जो है हम इसमें कुछ फार्मूलाज पढ़ते हैं। तो जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला वगैरह भी देखेंगे, ठीक है ना। आज तो बहुत लेंदी हो गया है, तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से, क्योंकि बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक। कुछ फार्मूला है जो कि कल हम जो है डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन का कुछ और कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम डिस्कशन करके फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।